हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले रीट में और एमपी टेट इन दोनों का सिलेबस सी टेट के इक्वली ही है। और एमपी टेट तो एकदम आपका लगभग मैथ्स, अगर हम बात करें ईवीएस को और बाल विकास को थोड़ा बहुत, ईवीएस को छोड़ के मतलब एमपी टेट का जो सिलेबस है आपका एकदम सेम ही है। रीट का भी लगभग 60 to 70% सेम ही है। तो ये आपका जो पेपर है सी टेट 2019 का है, उसके 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि पहला ऑप्शन है, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो बोला गया है कि भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील यानी कि सबसे ज़्यादा एक्टिव जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए जन्म पूर्व अवधि, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता क्योंकि जो भाषा का अर्जन होता है बच्चा जब मतलब जन्म से पूर्व की बात हो रही है तो वहाँ पे भाषा बच्चा सीखता नहीं, तो पहला ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, एक्चुअली क्या है, जब बच्चा थोड़ा सा बाल्यावस्था में रहता है तो उस समय जो जितना भी भाषा के बारे में आप बताएंगे बच्चा बहुत ही प्रॉपर तरीके से उस समय सीखता है और आगे चल के मतलब डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बाल्यावस्था में मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और मध्यावस्था किशोरावस्था, एक्चुअली अगर ये सब इतना लेट करोगे तो बच्चा तो फिर मतलब पिछड़ जाएगा। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था होती है। राइट आंसर सेकंड क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं दी थी, तो उसमें बोला गया है कि कौन सा है यहाँ पे नैतिक विकास की अवस्था है। तो प्रसुप्ति अवस्था ये बिल्कुल नहीं है, फिर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास यही है आपका, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये तो पियाजे ने दी थी, और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था ये तो मतलब यहाँ पे कोई मतलब नहीं इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में दिया गया है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो ये सिंपल सी बात है, जेंडर पक्षपात यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता जो होती है इसे बोलेंगे जेंडर पक्षपात कर रहा है। ऑप्शन दिया गया है जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। तो जब भी कोई लड़कों में से किसी एक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए या एक की वरीयता को रखा जाए तो वहाँ पे जेंडर पक्षपात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, दूसरा ऑप्शन है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो देखिए बोला गया है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए, मतलब बच्चों के अंदर जो होती है कि ये लड़का है या लड़की है, इस तरीके की जो भावना होती है उसको कम करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेहतर ऑप्शन बोला गया है? तो देखिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा यानी कि उसके बारे में डिस्कशन करिए और उसको हटाने के लिए मतलब ऐसी चर्चा करिए। तो ये परिचर्चा ही ऐसी हो सकती है जो कि रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए सहायक हो सकती है। और विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना ये तो ऐसा कुछ है नहीं। पृथक खेल समूह बनाना इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कि आप लड़के लड़की को अलग अलग ही बैठा देंगे एकदम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। 5th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के लिए सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उसके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपने पढ़ा था कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए सामाजिक, अब आपको पता चल गया होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है। तो ये किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जो जोर से बोलता, पाढ़ ढांचा, आत्मकेंद्रित वार्ता। 6 राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 में बोला गया है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए आप लोग। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। बच्चों को संकेत देना का मतलब किसी भी टॉपिक पे संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता प्रदान करना। ये किसका उदाहरण है? प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का और या फिर पाढ़ यानी ढांचा। तो ये जो होता है 7 का राइट आंसर होता है, ये संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, ये आता है पाढ़ यानी कि ढांचा। राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 8th क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि जब किसी वस्तु को सामने देख करके उसके बारे में डिस्कशन किया जाए, तो ये आपकी हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें देखिए कौन कौन से चीज़ें आ रही हैं। पहला दिया गया है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार। दूसरा है संरक्षण, कक्षा समावेशन, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व। ये तो सहसावस्था, पदार्थ स्थायित्व यानी वस्तु स्थायित्व का गुण जो थर्ड है ये आता है सहसावस्था में। प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणीयता। तो इसका जो राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक, इसमें आता है संरक्षण और कक्षा समावेशन, यानी कि सेकंड राइट आंसर होगा 8 क्वेश्चन का सेकंड। 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर में बोला गया है, बच्चों के संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, कौन सी पियाजे की संरचना है? संज्ञात्मक विकास जिन पियाजे ने ही दिया है, आप देख सकते हैं। संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो जिन पियाजे ने क्या बोला है तो आपको पता होगा। यहाँ पे स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो प्रबलन तो काफ़ी आगे है। तो स्कीमा आपने सुना होगा, किसी चीज़ को दिमाग में रखना। ठीक है, स्कीमा जो होता है, ठीक है, बच्चों के संज्ञात्मक विकास में ये जो है पियाजे की संरचना में बोला गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 9th के बाद देखेंगे 10th देखेंगे। 10th में बोला गया है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आकलन यानी कि मूल्यांकन की बात की जा रही है। आकलन और मूल्यांकन के लिए श्रेणी निश्चित करने के लिए ही आकलन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना। चलिए बेटर ऑप्शन है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को, थोड़ा बहुत ठीक है ये। फिर आगे है विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर उनके नामांकित करना। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा मार्क्स ज़्यादा ले लिया तो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है या सृजनशीलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि बस यही नहीं होना चाहिए, मतलब है ये, लेकिन बोला गया है कि उद्देश्य क्या होना, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ये तो बात की बात है कि उसमें जो भी मार्क्स दिए जाते हैं उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की बात होती है। फिर प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आई थिंक मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बेटर जो है 10 का सेकेंड ऑप्शन है। तो यहाँ पे राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। देखिए पेडोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें बेटर ऑप्शन लगते हैं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक, लेकिन आपको बेस्ट जो है सबसे अच्छा जो आंसर होगा, यानी कि सबसे बेटर जो तरीका होगा उस क्वेश्चन को डिफाइन करने का, तो आप उस आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुद्धि को मानवीकृत
परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है। एकदम सटीक रूप से तो नहीं, मतलब 11 नंबर है ये। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा और निर्धारित किया जा सकता है। एकदम सटीक रूप से आप किसी बुद्धि को नहीं बता सकते। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। एक एकाकी विशेषक आगे बोल रहा है बुद्धि बहुआयामी है। तो आई थिंक ये लगता है क्योंकि आपने इसका एक थ्योरम पढ़ा होगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपका बहुबुद्धि आयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। सिंपल सा आ गया क्वेश्चन कि रूही जो है एकाधिक यानी कि एक से ज़्यादा समाधान के, कोई क्वेश्चन है उसके एक से ज़्यादा आंसर को ढूंढने की कोशिश करती है। तो इसमें काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक से ज़्यादा आंसर दे रहे हो तो यहाँ पे बोला गया है सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक। अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ सोच रहे हो तो ये ऐसा नहीं है केंद्रित विचारक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता विचारक हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही चीज़ को कई तरीके से सोच रहे हो और उसमें समाधान में मौलिक रूप, मतलब समाधान जो है मौलिक होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखेंगे। 13 में बोला गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन फिर से आप पढ़िएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। बोला गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, यानी कि जब शिक्षण अधिगम चल रहा है वंचित समूह से, वंचित मतलब कि जिसे प्रॉपर व्यवस्था न मिल सके, वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में, जैसे सहभागिता कम यानी कि सभी बच्चों के साथ संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। ये है स्थिति, इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, भी गलत है। थर्ड है इन विद्यार्थी से अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये भी आई थिंक बेटर नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो फोर्थ है बोला गया है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा फोर्थ होगा। 14 क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी शिक्षा से है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, गलत है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, भी गलत है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, थोड़ा सा ठीक है। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तो यानी कि हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। 15 देखेंगे। 15 में बोला गया है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य का मतलब है डिसलेक्सिया बोला गया है। ये डिसलेक्सिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो होता है ये पठन विकार को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर पढ़ने की क्षमता जो होती है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। 16 में बोला गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति, ये तो गलत है। अधिकार आधारित मानवतावादी प्रतिपेक्ष, मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, तो ये भी गलत ही है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और ये व्यवहारिक सिद्धांत अलग बात हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। 17 देखते हैं। 17 में बोला गया है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंध द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। 17 राइट आंसर हो जाएगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। जो संरचनावादी ढांचा है वो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। 18 क्वेश्चन देखेंगे। 18 में बोला गया है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए
सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इस सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक से ही सिद्धांत में बदलना चाहिए। ये भी गलत ही है, दंडित करना भी गलत बात है, अनदेखा भी नहीं कर सकते। तो यही आई थिंक फोर्थ इज राइट आंसर। बोला गया है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इस सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। 18 राइट आंसर 4 हो जाएगा। 19 देखेंगे। 19 में बोला गया है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होता है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देता है, यंत्रवत याद करना ये तो गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक ये भी गलत है, तो ये थोड़ा सा ठीक है। और आगे करा योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। 19 राइट आंसर जो होगा वो सेकेंड वाला सबसे बेस्ट है कि बच्चों का जो अनुभव है उसको प्रमुखता देना। ठीक, आगे है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित नहीं। 20 राइट आंसर थर्ड होगा कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे में क्या है? सन्निहित है। ठीक, ट्वेंटी वन संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है सेकंड। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, थोड़ा ठीक है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो 21 जो राइट आंसर होगा इसका ये फोर्थ वाला हो जाएगा कि अधिगम सक्रिय नियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, फोर्थ ऑप्शन। 22 विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण, देखिए इससे बच्चों का मतलब काफ़ी एडवांटेज रहता है, तो आपको जो ऑप्शन ढूंढना है वो एडवांटेज वाले ढूंढने हैं। तो इसमें पहला दिया गया है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, तो ये बेटर ऑप्शन लग रहा है। और देख लेते हैं आगे, यह विद्यार्थियों के दिमाग को भ्रमित करता है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई बात नहीं रहती। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, ये भी गलत है। अगला चौथा है कि यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित कर, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। 23 बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी प्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। देखिए पुरस्कार देना या दंड देना ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के पार्ट है, यानी कि बाहरी मोटिवेशन होता है दंड देना और पुरस्कार देना। तो इससे कह रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर? तब बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी, हाँ, क्योंकि बाहरी अभिप्रेरणा इसका कोई यहाँ पे खास रिलेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। थर्ड दिया गया है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चौथा है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। तो इसका 23 राइट आंसर। देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर आप हमेशा पुरस्कार और दंड देते रहेंगे तो बच्चा उसी पे डिपेंड रहेगा, उसके अंदर जो स्वाभाविक अभिरुचि है और जिज्ञासा है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो वो बच्चा स्वयं के द्वारा पढ़ना लिखना या कोई भी रुचि नहीं लेगा, उसे लगेगा कि बाहर से मतलब कोई पुरस्कार दिया जाए या कोई डांट पड़े तो तभी वो पढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा कि अधिगम में बच्चों को स्वयं की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक, 24 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड बिल्कुल गलत है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण ये भी ठीक है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन ये भी सही है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन ये गलत है। यानी कि जो राइट आंसर होगा जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगा वो दूसरा और तीसरा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? मतलब ये कह रहा है कि जो शिक्षक है बच्चों की जो जटिल अवधारणाएं हैं उसको उसकी समझ को कैसे आराम से मतलब सरल बना सकता है। सहज मतलब सरल बना सकता है। एक व्यापक देख करके
व्याख्यान दे करके, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार आंतरिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण और परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। 25 राइट आंसर हो जाएगा कि अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर देकर। 26 में बोला गया कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, बिल्कुल गलत है। केवल प्रतीकात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, ये भी गलत है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके, ये भी गलत है। बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित कर तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका जो राइट आंसर है 26, ये हो जाएगा 4th। ठीक, इसके बाद देखेंगे 27 है। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास की तीव्रता से घटित होता है। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र से होता है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। तो मैंने पहला क्वेश्चन भी ऐसे ही था जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। तो ये शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के शारीरिक वृद्धि और विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नेगेटिव पूछा गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि विकास का सिद्धांत है तो आप गलत आंसर कर दोगे। तो बोला है विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी ठीक है। विकास परिवर्त्य होता है, बदलता रहता है, ठीक है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। और लास्ट बोला गया विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं। 28 राइट आंसर जो होगा वो आपका 4th ही होगा कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं। 28 राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th। 29 व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकता, संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता, पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। इसका राइट आंसर 4 ही होगा, क्योंकि जो व्यक्तिगत भिन्नता है मतलब बच्चा अलग अलग क्यों होता है, कोई तेज़ी से सीखता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई किस तरीके की एक्टिविटी अच्छा करता है, तो ये जो है व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करता है। 30 क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीयक का मतलब प्राथमिक जो होता है वो परिवार और आपका पास पड़ोस हो जाता है, तो जो द्वितीयक होता है वो विद्यालय और मीडिया होता है, यानी कि राइट आंसर इसका 3rd हो जाएगा, 30 का 3rd। तो ये थे बाल विकास के 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2019 में हिंदी के जो 30 क्वेश्चन आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।